बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस चैप्टर का करने वाले हैं, डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, एक एक प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे से समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट? पहला प्रॉपर्टी लिखिए, if all the elements if all the elements of any row or column, if all the elements of any row or column be 0, then the value of determinant then the value of determinant will be 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को हाईलाइट कर लीजिएगा। If all the elements of any row or column be 0, then the value of determinant will be 0। इससे आपको क्या समझ में आता है? मान लो कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 0 0 0 1 2 4 2 6 8। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो बन जाए, बोलता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालो, तो सिंपल सा चीज आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी एक रो आपका कंप्लीटली जीरो, मतलब इस केस के अंदर रो वन जो है, जो रो वन है वो आपका पूरी तरीके से क्या है? जीरो। इसके सारे एलिमेंट्स देखो, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होने पड़ेंगे। समझ में आ रहा? या तो फर्स्ट कॉलम ले लो या फर्स्ट रो ले लो, मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो? क्या होगा? जीरो। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, कैलकुलेट करने का कुछ दरकार ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नोट डाउन किया सब लोगों ने? अगला प्रॉपर्टी लिखो, the value of the value of determinant the value of determinant remains unaltered if rows are changed into columns and columns into rows। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है? ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है कि मान लो एक डिटर्मिनेंट आपके पास ऐसा है, 1 2 3 4 5 2 1 2 1। ठीक है, ये सिनेरियो आपके पास है। क्लियर ये चीज? अब यहां से आप एक डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो फटाफट एक बार, इससे आप एक बार डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, क्या क्या आएगा चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 5 2 2 1 -2 4 2 1 1 +3 कितना होगा? 4 5 1 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या सिनेरियो बैठेगा? 5 -4 4 -2 8 -5। ठीक है, 5 -4 कितना होता है? 1। 4 -2 कितना होगा? 2। और 3 8 -5 कितना हो जाएगा? 3। तो 1 -4 -9, तो 1 -4 कितना हो गया? -3 -3 -9 कितना हो जाएगा?
सॉरी सॉरी, प्लस प्लस प्लस, सॉरी, +9। तो 9, 9 + 1 10, 10 - 4 कितना हो गया, 6। ये समझ में आ रहा है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड मतलब अनचेंज, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इफ रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज, बेसिकली अगर आप ट्रांसपोज करते हो कंप्लीटली पूरी तरीके से, अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप ट्रांसपोज करके देख लो, रो और कॉलम को बदल के देख लो एक बार, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट 1 दे दो, ऐसे नाम दे दो, ठीक है। 1 2 3 कॉलम में आ जाएगा, 4 5 2, फिर 1 2 1। अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो आप, सेम आएगा, 1 5 2 2 1, फिर -4 2 2 3 1, फिर +1 2 5 3 2, ठीक है। क्या आएगा, 5 -4 2 -6 4 -15, 5 -4 1, 2 -6 कितना होता है, -4, -4 इंटू -4 +16, 4 -15 कितना होगा, -11। तो 1 + 16 कितना हो गया, 1 + 16 कितना हो गया, 17, 17 - 11 कितना हो गया, 6। पहले कितना आया था, 6। आया बात समझ में। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपको क्या कहता है, अगर आप कंप्लीटली रो और कॉलम को चेंज कर दो, अगर आप कंप्लीटली रो और कॉलम को चेंज कर देते हो तो आपका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो कंप्लीटली सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये कहानी लिख लो एक बार पूरा, फटाफट नोट डाउन कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। चलिए अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। if any two row or column of a determinant are interchanged, ठीक है, then the resulting determinant is the negative of original ठीक है। अब ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 में फर्क है। प्रॉपर्टी 2 में बोलता है कि आप कंप्लीटली रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, कंप्लीटली रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, बेसिकली आप ट्रांसपोज कर देते हो, तो फर्स्ट केस में जो डिटर्मिनेंट आएगा और दूसरा केस में जो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा, दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। इंटरचेंज करने से पहले जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी सेम होगा और करने के बाद भी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या बोला, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे चीज को समझता, सोचो कि अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सिचुएशन आपके पास है, क्लियर है। अब इसको सोचो, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो आपके पास रिजल्ट में आ रहा है Δ1। मान लो
इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो आपके पास रिजल्ट में क्या है, डेल्टा वन, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ वन। ये रिजल्ट में है, ये हम मानने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब सोचो कि हम इसमें से कोई दो रो को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे लिखा, रो वन चेंजेस टू रो टू। जब हम डबल एरो लगाता है, दोनों तरफ एरो लगाता है, उसको बोलते हैं चेंजेस टू। मतलब रो वन पे आर टू कर देगा और आर टू पे हम आर वन कर देगा। बात समझ में आ रहा, आर वन जब हम लिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो वन को, मतलब ये वाला रो। ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू, और ये हो गया आर थ्री। ये हो गया सी वन, ये हो गया सी टू, और ये हो गया सी थ्री। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, रो वन चेंजेस टू रो टू। बात समझ में आ रहा है ना, आर वन चेंजेस टू आर टू, हम ये कर रहे हैं। आर वन की जगह आर टू लिखेगा और आर टू की जगह आर वन लिख देगा, ठीक है। एक बार में रो होगा, हाँ एक बार में या तो रो होगा या कॉलम होगा। ए टू बी टू सी टू, ए वन बी वन सी वन, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब यहाँ पे चीज को समझना, जब आपने पहले सिनेरियो में डिटरमिनेंट निकाला था, डिटरमिनेंट का वैल्यू था डेल्टा वन। दूसरा सिनेरियो में जब आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे, आपका वैल्यू सेम रहेगा। वैल्यू एट द एंड आपका आएगा क्या, डिटरमिनेंट वन ही आएगा। बट आपने दो रो को इंटरचेंज किया तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है। ये आप चाहो तो कोई नंबर्स लेके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोचो पहला केस के अंदर आंसर 6 मिला, और इंटरचेंज करने के बाद में जब आपने चेक किया आपको आंसर मिलेगा -6। क्लियर है चीज। अब दोबारा सोचो, मैं यहां से कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। मान लो C1 चेंजेस टू C2, ऐसे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा, B2 B1 B3 A2 A1 A3 C2 C1 C3। अगेन मैंने कॉलम को इंटरचेंज किया तो अगेन एक और नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा था, -डेल्टा वन। तो एक और नेगेटिव साइन की वजह से आंसर क्या बन जाएगा, डेल्टा वन। बात समझ, फिर से जो ओरिजिनली जो आंसर आया था वही आपके पास दोबारा आ जाएगा। तो एक चीज देखो, जब आप एक बार किसी रो या कॉलम को चेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन लगेगा। जब दो बार करोगे तो दो नेगेटिव साइन लगेगा। तो दो नेगेटिव साइन लगेगा, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तीन बार जब आप करोगे तो तीन नेगेटिव साइन लगेगा। तीन नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव पे आंसर आएगा। ऑड नंबर्स पे जब आप कर रहे हो तो नेगेटिव, इवन नंबर्स पे जब आप कर रहे हो तो पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है, क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत। देखो डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज अगर नहीं समझे तो आगे जब अपन प्रॉब्लम्स करेंगे वहां पे इशू आ जाएगा। क्लियर है चीज, तो अच्छे से आप प्रॉपर्टी समझ लो, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आपके पास है, if each element of a row or column is multiplied by a non-zero real number a, then the value of determinant, is k times
ओरिजिनल ठीक है। if each element of a row or column is multiplied by non-zero real number k, then the value of determinant is k times the original determinant। यहाँ तक पहले आप नोट डाउन करो, फिर सिखाता हूँ आप लोगों को कैसे हुआ क्या होगा। लिख लिया? ठीक है, तो इधर देखो, सोचो कि आपके पास ऐसा सिनेरियो को एक डिटरमिनेंट ऐसे दिया हुआ है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ। मान लो इससे आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया डेल्टा 1, ये आपके पास रिजल्ट आया इसको सॉल्व करने का। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मान लो रो 1 पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये जो सिंगल एरो लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है चेंज, किसी चीज को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो रो 1 चेंजेस टू k टाइम्स ऑफ R1। इसका मतलब होता है रो 1 पे जितने एलिमेंट्स है, रो 1 पे जितने एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स को मैं k से मल्टीप्लाई करूँ। बात समझ में आ रहा है? उसमें सारे एलिमेंट्स को मैं k से मल्टीप्लाई करूँ। तो आपके पास सिनेरियो क्या बनेगा, KA1 इससे आपके पास क्या होगा कि जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगा, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में क्या आया था डेल्टा 1, और चेंज मैंने क्या किया, के का चेंज किया, तो अब टोटल डिटर्मिनेंट पे चेंज कितना होगा, के टाइम्स का ही चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहला जो डिटर्मिनेंट था, वैल्यू से पता था, पहला डिटर्मिनेंट का आंसर था 6, मान लो आंसर कितना आया 6। क्लियर एजेस? अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रो 1 पे सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो नया जो मैं वैल्यू निकालूंगा ना, नया जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, 6 है, तो 6 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, जितना टाइम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट में उतना ही मेरे को फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट पे 12 आंसर आया, किसी एक कॉलम को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फाइनल दूसरा जो डिटरमिनेंट होगा उसका आंसर कितना आएगा, 36। ठीक है, क्लियर ये चीज, बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? कोई भी रो के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, 6 है ना, 5 है। if any two rows or columns of a determinant be identical, then the determinant is equal to 0। ये भी गजब का प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे इस चीज को समझना, मान लो तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो है, 1 2 3 1 2 3 2 9 25। अब इस पे आप ध्यान दो, इस पे रो 1 और रो 2 दोनों का दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का एलिमेंट सारे के सारे आइडेंटिकल हो, मतलब सेम टू सेम हो, तो आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0 के बाद। बात समझ में आ रहा है? चाहो
कोई भी दो रो, कोई भी दो रो, जैसे आप शुभम बोल रहे हैं कि रो 1 और रो 3 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, या तो आप कंप्लीटली रो को देखोगे या कंप्लीटली आप कॉलम को देखोगे। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो आप डायरेक्टली वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। मान लो एक और सिचुएशन लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ हुआ 146 294 146, इस केस में क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों का दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। अब डायरेक्टली वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0। तो ऐसा जब सिनेरियो होता है ना, तब आप लोग को एग्जाम में प्रॉपर्टी पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। सिंस सिंस रो 1, ठीक है ना, सॉरी, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बोथ आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। इस तरीके से आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर्टी पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या दोनों हुआ तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी 6 पे क्या दिया हुआ, इफ ईच एलिमेंट if each element of a row or column of a determinant is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant may be written as the sum of two or ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, if each element of a row or column of a determinant is expressed as the sum of two or more terms, sum of two or more terms, then the determinants may be written as the sum of two or more determinants। कहने का मतलब एक डिटरमिनेंट के थ्रू समझाता है। सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो है, a1 प्लस x1, a2 प्लस x2, a3 प्लस x3, मान लो। फिर ये हो गया b1 b2 b3 c1 c2 और c3। तो अब इसको क्या कर सकते हो तुम, दो अलग अलग डिटरमिनेंट में इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो एक में आप क्या करो, ये जो दो है ये तो एज इट इज सेम टू सेम लिखो। ठीक है, तो एक में क्या आ जाएगा, सिर्फ a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3 c1 c2, क्लियर। और दूसरा क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 b1 b2 b3 c1 c2। बात समझ में आया। अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास क्रिएट किया हुआ हो तो इसको आप आराम से दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हो। अब ये सिनेरियो तभी पॉसिबल होगा या तो आपका कंप्लीटली पूरा एक रो इस प्रकार लिखा हो, या कोई कंप्लीटली पूरा एक रो इस प्रकार लिखा हो। बात समझ में आया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक टर्म इस तरीके से लिखा, उसको अलग अलग कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। या तो कंप्लीटली पूरा एक कॉलम या कंप्लीटली पूरा एक रो इस तरीके से अगर आपका लिखा हुआ तो आप इसको अलग अलग डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हो। कोई दिक्कत इसके अंदर, बोलो कोई इशू किसी को, क्लियर है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6।
सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, ये रहा। यहाँ पे A1 भी है, X1 भी है, A2 भी है, X2 भी है, A3 भी है और X3 भी है। ये होता है टू और मोर टर्म्स। है बात समझ में क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 तक आप लोग यहाँ पे ध्यान से लिख लो पहले। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है, जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आएगा तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अब आप लोग को एक चीज सिखाता हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, उसके हिसाब से अपने को एलिमेंट्री ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है? कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हो, क्या सिचुएशन आप ले सकते हो, देखो यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने? एलिमेंट्री रो और कॉलम और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है? एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। मान लो कि इसमें आपको कुछ चेंज करना है, कोई दो रो आपको चेंज करना है, ठीक है? तो आप एडिशन के हिसाब से अगर एडिशन करते हो तो कैसे कर सकते हो? मान लो R1 पे आपको कुछ चेंज करना है। ये सारा चेंज करना किस तरीके से करना है, ये हमेशा क्वेश्चन का डिमांड के ऊपर होगा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को चेंज करना है। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को ऑपरेशन सिखा रहा हूँ कि क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो और क्या क्या गलती आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मान लो कि R1 पे मेरे को कुछ चेंज करना है, ठीक है? जिस भी रो या जिस भी कॉलम पे आपको चेंज करना हो, सबसे पहले उस रो को लिख लो, ठीक है? R1 पे मेरे को चेंज करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, R1 को R2 के साथ ऐड करना है। मल्टीप्लाई कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, R1 को R2 के साथ ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। याद रखना, जिस भी चीज को आप चेंज कर रहे हो वही चीज दोबारा फिर आएगा, पहले वही लिखा जाएगा। फिर उसमें आपका डिमांड क्या है कि अगर आपको R2 को ऐड करना है तो R2 को ऐड कर दो, अगर आपको R2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। डिपेंडिंग ऑन द, फिर से बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन का डिमांड क्या रहेगा उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, R1 चेंजेस टू, जो एक सिंगल एरो मैंने लगाया है उसको बोलते हैं चेंजेस टू, ठीक है? तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 3 9। फिर 4 5 6 एज इट इज जैसा है वैसा रहेगा, 2 1 खत्म। अब दूसरा टाइप का ऑपरेशन सिखाता हूँ। मान लो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को आपको ऐड करना है। चेंज कहाँ हो रहा है, R1 पे चेंज हो रहा है, ठीक है? तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 9 + 6 15, 15 + 4 19। डन? कोई दिक्कत? ठीक है। अब मान लो कि कॉलम पे कुछ समझते हैं, ठीक है? C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। इसमें क्या कर सकते हो, 11 + 13 कितना हो जाएगा, 24। 5 + 4 9, 2 + 1 3। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? बात समझ में आ रहा है? ये सब जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन का डिमांड। अब देखो गलती क्या क्या बच्चा लोग करता है, क्या आपको नहीं करना है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे रैंडमली किसी भी नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बात समझ में है? जैसे R1 चेंजेस टू R1 + 5, कॉन्स्टेंटली कोई भी नंबर मैंने ऐड कर दिया, ये नहीं कर सकता, ठीक है? या C1 चेंजेस टू C1 ± 5,
ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको एडिशन करना है तो कोई भी दो रो उठाओ, उनका ऐड कर सकते हो, कोई भी तीनों रो को आप ऐड कर सकते हो, कोई भी तीनों कॉलम को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई कांस्टेंट नंबर को बाहर से लाके आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों देगा, कुछ नहीं देगा। एग्जैक्टली, क्वेश्चन तो आपको नंबर्स पे देगा, उस पे क्या परफॉर्म करना उस पे तुमको दिमाग लगाना। क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन पे कभी मेंशन नहीं करेगा कि तुम भाई R1 R2 का ऑपरेशन करो, तब तो ये पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तब तो तुम देख के सीधा सीधा ही कर दोगे ना। ठीक है, तो अब इधर देखो, अब ये बिल्कुल नहीं कर सकते R1 चेंजेस टू R1 इंटू R2। कोई भी दो रो को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। R1 चेंजेस टू R1 डिवाइडेड बाय R2। कोई भी दो रो को आप डिवाइड भी नहीं कर सकते। ये सब चीज आप लोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है, क्लियर? R1 चेंजेस टू, अब मान लो कि मेरे को 2R1 करना है, ये पॉसिबल है। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रॉपर्टी भी पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसा था, R1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो चेंज क्या बनता, 24 इंटू टू कितना हो जाता, 48। 19 13 इंटू टू कितना बनता, 26। 19 इंटू टू कितना बनता, 38। ये बात समझ में आ रहा है? ये आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ इशू नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया? R1 चेंजेस टू 2R1 प्लस R2, इसका मतलब क्या हो गया, R1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और R2 को ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप परफॉर्म करते हो, क्या होगा, 48 इंटू टू 96। 96 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 96 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 105। 26 इंटू टू कितना होगा, 52। 52 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 57। 38 प्लस 38 इंटू टू 76। 76 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 82। ये आप कर सकते हो, लेकिन इसके जगह अगर आपने ऐसा लिख दिए, ये गलत हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ये रूल्स के खिलाफ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को चेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हो, पहला चीज तो डिमांड हमेशा ये होता है कि R1 पहले आना चाहिए। ठीक है, और आप कुछ भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो R1 के साथ करो। जिस कॉलम या जिस रो को आप ऐड कर रहे हो वो नहीं कर सकते, और रो को कॉलम के साथ नहीं ऐड कर सकते, और कॉलम को रो के साथ नहीं ऐड कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर, रो को परफॉर्म करना है तो रो के साथ रो ही होना पड़ेगा, कॉलम को परफॉर्म करना है तो कॉलम के साथ कॉलम ही होना पड़ेगा। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो। फिर अगर आप ऐसे लिखते हो जैसे कि R1 चेंजेस टू, मैंने ये वाला परफॉर्म किया, ठीक है, R1 चेंजेस टू, जल्दबाजी में अगर आपने ऐसा लिख दिया, देखो इससे आंसर आपको सेम मिलेगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। बट ये लिखने का तरीका जो है ना, ये गलत है, प्रेजेंटेशन गलत है। R1 पे अगर आप चेंज कर रहे हो तो मैंने बोला था हमेशा पहले कौन आना चाहिए, R1 ही आना चाहिए। क्लियर ये चीज? तो ये कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो आप लोग को एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, जो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, और विद द क्वेश्चंस आप आराम से सीख जाओगे कहाँ पे कैसे आप लोग को अपनाना है। तो कहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन किया, बता दो एक बार। कर लो, कर लो, नोट डाउन कर लो पहले। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब क्या हो गया, जीरो करना बेसिकली प्रूफ। ठीक है, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग, जब विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन में मेंशन कर देता मतलब आपको प्रॉपर्टीज का यूज कर। ठीक है, आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1, 2, 31, 3, 5, सॉरी 3,
3 6 11 5 10 38। अब इस क्वेश्चन को अगर जब आप ढंग से देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखो, तो एक चीज आपको क्लियर हो रहा है। अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा 2 6 10 है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा 1 3 5 है, तो आप एक चीज कर सकते हो, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2, ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं अपन, 2 6 10 है, 2 6 10 में 2 डिविजिबल है, ठीक है ना। तो जो R2 है, जो रो 2 है, उसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हो। अगर आप 2 को कॉमन ले सकते हो तो आप क्या लिख पाओगे, रो 1 पे 1 3 5, फिर अगर यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2 बाहर आ गया, सॉरी, 1 3 5 31 11 38। अब आपको कुछ नजर आ रहा है, जो पहला दो कॉलम, जो पहला दो रो है, रो 1 और रो 2, बोथ आर व्हाट, आइडेंटिकल। सिंस R1 and R2 both are identical, therefore value of determinant will be 0। बाहर 2 है, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, एट द एंड आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास। आया बात समझ में, किस तरीके से लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, कोई दिक्कत इसमें, चेक कर लो। डन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपको दिया हुआ है 42 28 14, ठीक है, 1 7 3 6 4 2। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम में आपको 7 का डिविजिबिलिटी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं टेक इन 7 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, दैट इज C1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 6 4 2 1 7 3 6 4 2। तो अपन बोल सकते हैं सिंस C1 एंड C3 both are identical, therefore value of determinant will be, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, चेक कर लो। क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना समझ में आ रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है, दैट्स ऑल। प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जर्व करो 2 मिनट, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं, ये नोट डाउन किया। नंबर 3 पे आपको क्या दिया हुआ, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, फिर B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, C माइनस A माइनस बी। सही है, ये आपको दिया हुआ। अब यहाँ पे 2 मिनट एक बार ऑब्जर्व करो, ठीक है। एट द एंड क्वेश्चन का डिमांड क्या था, क्वेश्चन का डिमांड था विदाउट एक्सपेंशन पूरा डिटर्मिनेंट को वैनिश करो। वैनिश करने का मतलब आप जीरो प्रूफ कर रहे हैं, दैट्स, ठीक है। तो आपको कैसे भी करके जीरो लेके आना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, A माइनस बी है
बी माइनस सी है और सी माइनस ए है। ए पॉजिटिव में, ए नेगेटिव में, बी पॉजिटिव में, बी नेगेटिव में, सी पॉजिटिव में, सी नेगेटिव। क्या अपन ये कर सकते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस, वो हिंट में बोला है, हम हिंट देखा नहीं। हिंट देख के क्या करेगा, एग्जाम में हिंट थोड़ी नहीं देगा, दिमाग तो तुमको तुम्हारा चलाना पड़ेगा। ठीक है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सेम चीज आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी करोगे क्या आएगा, जीरो, 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 बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। अब आप क्या बोल सकते हो, सिंस, सिंस क्या बोलोगे, द एलिमेंट्स ऑफ, the elements of first row is 0, therefore the value of determinant is clear। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 5 6 7 8 ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करो। आई नीड द एफर्ट्स। कुछ भी नहीं समझ में आए अगला क्लास में पूछो, अगला क्लास में उसको डिस्कस करेगा, जो भी आपका डाउट रहेगा वो डिस्कस करेगा। डाउट नहीं रहा तो नहीं डिस्कस करेगा, डाउट रहेगा तो वो डिस्कस करेगा। फिर इसका भी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ऑनलाइन वालों जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, सबको अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो एट द नॉमिनल कॉस्ट।